हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। दिल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हम अपनों का ख्याल तो रखते हैं, कई बार पूड़ियां तलने के बाद जो तेल बच जाता है हमें लगता है कि क्यों ना उस पर सब्जी बना ली जाए, पर क्या आप जानते हैं कि वो बचा हुआ तेल कितना हानिकारक है, वो दिल को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी कौन कौन सी चीजें जो दिल को नुकसान पहुंचाती है, इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो चलिए करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत। हमारे साथ अपोलो इंदौर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर के रोशन राव। तो अब उनसे हम जानेंगे कि नियमित हार्ट चेकअप क्यों जरूरी है और इसके फायदे क्या है। तो डॉक्टर साहब, क्या फायदे हैं इसके? हाँ, नियमित हार्ट चेकअप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हार्ट अटैक अगर एक बार आता है तो हम उस स्थिति पे नहीं होते कि हम कोई भी अस्पताल में 2 या 3 घंटे में पहुंच पाएँ। और इस दौरान जो हमारी आर्टरी 100% बंद रहती है उसमें बहुत सारे डैमेजेस हमारे हार्ट को करके जाती है, क्योंकि हार्ट हमेशा चलता रहता है। तो इस कारण से हार्ट अटैक आए उससे पहले हमें पता चलना चाहिए कि हम एट रिस्क हैं हार्ट अटैक के। सो जब भी हम 30 है तो एक बार हेल्थ चेकअप कराएं जिसपे टीएमटी और लिपिड प्रोफाइल ज़रूरी हो। उसके बाद अगर वो नॉर्मल आता है तो अगले दशक में एक बार, मतलब 40 में, और 40 के बाद हर दशक में 2 बार टेस्ट कराने चाहिए। 50 के बाद जो दशक आता है 50 से 60 के बीच में, उसमें 3 बार टेस्ट कराएं। ये कभी भी अगर पॉजिटिव आती है, टीएमटी या लिपिड प्रोफाइल बड़ा होता है, तो आप अपने रिलेटिव कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें और उनको उससे दवाइयाँ चालू करें। इससे हमें हार्ट अटैक नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो हार्ट अटैक के बाद जो हमारा ट्रीटमेंट चलता है उसमें भी हम लोग नियमित हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम उभर के आने वाली हो तो हमें पहले पता चल जाए और कोई अकस्मात कोई दिल का दौरा ना पड़े इस कारण, और हम ऐसी स्थिति में ना हो जहाँ पे हमको कोई हेल्प ना अवेलेबल हो। जब हमें पता चल जाता है कि हमारे पास हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो हम उस हिसाब से उसको प्लान कर सकते हैं। इसलिए हेल्थ चेकअप्स बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब हेल्थ चेकअप हमारा नॉर्मल आता है तो हमारी जो दिनचर्या है, जो हम सही चीज़ें कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, खान पान में ध्यान रखते हैं, तो हमारी जो इन पे भरोसा, इन पे की बिलीफ है कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन पे भरोसा करके हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर हमारी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो हम नियमित डाइट को चेंज कर सकते हैं, डाइटिशियन से मिल सकते हैं, अपना खान पान रहन सहन चेंज कर सकते हैं। सो ये भी एक अच्छे हेल्थ की तरफ हमें धकेलता है। सो हार्ट हेल्थ चेकअप इसलिए ज़रूरी है इन 3-4 चीज़ों के कारण। जी, आमतौर पर जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो वो कभी इस तरह की चीज़ों पर ध्यान नहीं देता और लगता है हमें कि हम तो पूरी तरह स्वस्थ हैं, हमें डॉक्टर की क्या ज़रूरत। लेकिन आपने बताया कि नियमित जांच भी बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो भी कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का कारण बनता है, तो क्या हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है? हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही ईजिली डिटेक्टेबल बीमारी है। क्यों? हमें बीपी चेक करना और हमें पता चल जाता है। आजकल ऑटोमेटेड बीपी भी एपरेटस अवेलेबल है, तो इसको डायग्नोज करना सबसे आसान है। इनकी कुल अराउंड 75 to 80 मेडिकेशंस ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने की अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ जो टोटल ब्लड प्रेशर की जानकारी होती है वो सिर्फ 50% लोगों को पता होता है कि ब्लड प्रेशर है। इसको 50% डिजीज़ भी कहा जाता है। 50% जिनको पता होता है ब्लड प्रेशर है, उनमें से सिर्फ 50% दवाइयाँ लेते हैं। जी, जो 50% दवाइयाँ लेते हैं उनमें से सिर्फ 50% को ये पता, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो इस मामले में जब किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो सिर्फ 10 से 12% पेशेंट्स एडिक्वेट दवाइयाँ लेके एडिक्वेट ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं। तो ये बहुत ही एक बीमारी जो आसानी से पकड़ी जा सकती है, एक बीमारी जिसके बहुत सारे दवाइयाँ अवेलेबल हैं। इसमें एक ही इशू है कि इसके लक्षण नहीं, और हम लोग की ये भ्रांति रही है कि जब हमें कोई लक्षण नहीं है तो हम कैसे इसके इलाज लें। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इस कारण से जो मई में हम लोग मई मेजरमेंट मंथ MMM ये मानते हैं। वो इसलिए मनाते हैं कि हम कोई भी आने वाले आगंतुक का, हमारे अस्पताल में कोई भी आता है, सबका बीपी लेते हैं और उनको बताते हैं कि भैया आपको ब्लड प्रेशर है, तो वो उस चीज़ को पहली बार अरे हमें पता ही नहीं था। सो समबडी हु इज एंड 55 years of age, कई बार ऐसा होता है उसको पहली बार पता चलता है कि ब्लड प्रेशर है। उसके बाद हम जो जांचें करते हैं उसमें पता चलता है किडनी का प्रॉब्लम हो गया। ब्लड प्रेशर के 3 या 4 जो
ऑर्गन है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। एक तो ब्रेन है जिसे ब्रेन स्ट्रोक्स, दूसरा हार्ट है जिसमें हार्ट अटैक और पंपिंग कम होना जिसको हार्ट फेलियर कहते हैं, तीसरी किडनी की बीमारियां। और ये तीनों ऑर्गन्स इतने वाइटल और इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया तो आगे आने वाले 20 साल, सपोज 50 साल का है तो उसको बेड रिडन होगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही भयावह होती है और इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम ये माने कि हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है, हम अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, अगर उनको ब्लड प्रेशर है तो 70 से 80% चांस है कि आपको भी ब्लड प्रेशर होगा। हमेशा अपना जो मिरर है, आपका जो हेल्थ मिरर है वो आपके पेरेंट्स, आपके चाचा, आपके मामा, आपके दादा, इनमें होता है। तो जैसे उनको बीमारी है वैसे आपको हो सकती है। सो व्हेन यू रियलाइज एट 30 ईयर कि इनको ब्लड प्रेशर है, यू ऑल्सो कीप ऑन चेकिंग योर ब्लड प्रेशर एवरी डे और एवरी मंथ, सो ऑन सो फोर्थ। आप डॉक्टर से मिलें, उनसे सलाह लें और रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कराएं। जब ब्लड प्रेशर हो तो एडिक्वेट जो टेस्ट होते हैं किडनी के, हार्ट के, ब्रेन के, वो कराएं। और जो दवाइयाँ मैंने जैसे कि बताया, बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, उन दवाइयों को लेने से, सेवन करने से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रह सकता है। जी, सो इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड प्रेशर इज दैट इट इज इजीली डायग्नोस्ड। जी, आसानी से पता चल जाता है और आसानी से ट्रीट होता है, लेकिन हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा, हमें भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने बताया कि बीपी को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। जिस तरह की लाइफस्टाइल आज हम लोगों ने अपना रखी है उसमें नींद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, और नींद आजकल के बच्चों को आती नहीं, युवाओं को भी देखिए बहुत देर रात तक जागते हैं। तो क्या नींद की भूमिका दिल को प्रभावित करती है? जी, नींद की दो चीज़ें होती हैं। शॉर्ट टर्म इंसोम्निया यानी कि कम समय के लिए, कुछ लोगों को कई महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार 2-3 दिन तक नींद नहीं आती है। एक लॉन्ग टर्म इंसोम्निया होता है जिनको कई दिनों से क्रॉनिकली नींद नहीं आती। तो जब भी आपको, जिस दिन भी आपको नींद नहीं आती है, स्पेशली मैंने मतलब जो स्टडीज़ में बताया कि मंडे, संडे नाइट एंड मंडे मॉर्निंग, ये इन दौरान ना हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक बहुत ज़्यादा होते हैं। रीज़न ये होता है कि हमारी मंडे की प्रिपरेशन उतनी एडिक्वेट नहीं रहती, जिस कारण से हमें नींदें नहीं आती। इसको शॉर्ट टर्म इंसोम्निया कहते हैं। तो इसके लिए हमें, और ये बताया गया है जिनको नींद की कमी होती है या जो 7 घंटे से कम सोते हैं, उनमें हार्ट अटैक की दर 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। एक दूसरी चीज़ ये कि जब भी हम नहीं सोते तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर टेम्परेरीली बढ़ जाता है। तो ये दोनों भी चीज़ें हमारे ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करती हैं। इस कारण से एक एडुकेट नींद लेना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें रोज़ 7 घंटे की नींद आवश्यक है। भले ही हम हमारी, क्योंकि जीवन शैली ऐसे कि हमारी लेट नाइट्स पार्टीज़ या लेट नाइट वर्क बहुत होते हैं आजकल, जो हमारे जो असाइनमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस कारण से हमारे नींद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। बट यू शुड मेक श्योर कि नींद के 2 घंटे पहले पानी ना पिएं जी, क्योंकि फिर नहीं तो बीच में आपको हो सकता है यूरिनेशन हो, स्पेशली एल्डरली में। तो उनको 2 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए। खाना भी 2 घंटे पहले खाना चाहिए। थोड़ी सी वॉक ले सकते हैं। चाय, सिगरेट, कॉफ़ी का सेवन नींद आने के 2 घंटे पहले से नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और हमें मेडिटेट करना चाहिए। हो सके तो कुछ लाइट म्यूज़िक जो नींद को हमें ले सकते हैं, जिससे हमारा जो माइंड है वो म्यूज़िक की तरफ डाइवर्ट हो। थर्ड, जो हमारे जो लैपटॉप, कंप्यूटर्स और मोबाइल्स हैं उसको हमें अपने बेडरूम तक नहीं ले जाना चाहिए। फोर्थ की जो नॉर्मल जो लाइट्स हैं, जो हमें सिर्फ और सिर्फ एक बहुत डिम लाइट में हमें सोना चाहिए। कई लोगों ने बड़ी बड़ी लाइट्स के साथ सोते हैं बिकॉज वो रीड करते हैं और रीड करते करते सो जाते हैं। तो इससे जो हमारा पीनियल ग्लैंड होता है एक ब्रेन में, जिसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं, वो हमारी हर दिनचर्या रेगुलेट करता है। तो जब तक उसे अंधेरा नहीं दिखता है तो उसको लगता है कि अभी डे टाइम है, तो वो रेगुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अब ये पीनियल ग्लैंड से जो हमारे काउंटर हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स रहते हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, तो वो निकलते हैं, जिस कारण से हमारा रक्तचाप और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमेशा बहुत ही डिम लाइट में सोएं, और जो कमरे का टेम्परेचर है पॉसिबल हो तो उसको 24 से 26 के बीच में रखें।
फ़ैन बहुत तेज़ ना हो और लाइट बहुत तेज़ ना हो, इससे हमें अच्छी नींद आएगी। और 7 घंटे सोना चाहिए, 2 घंटे नींद के 2 घंटे पहले से कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि फैमिली हिस्ट्री एक मिरर ज़रूर हमें देख लेना चाहिए। तो जो फैमिली हिस्ट्री जिनकी रही है हार्ट अटैक की, तो उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह के चेकअप उन्हें कराते रहना चाहिए? जी, फैमिली हिस्ट्री में एक चीज़ होती है जो मेल्स में 55 से पहले या फीमेल्स में 65 से पहले अगर आपके घर में किसी को हार्ट अटैक आया है, इसको प्री मैच्योर सीएडी कहते हैं। तो ये प्री मैच्योर सीएडी आमतौर पे हमारे रहन सहन या हमारे खान पीन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, इसका इफेक्ट होता है हमारे बॉडी कंस्टिट्यूशन से, हमारी फैमिली हिस्ट्री से। तो ऐसे पेशेंट, ऐसे जो नॉर्मल लोग हैं जिनके घर में प्री मैच्योर हार्ट अटैक्स हुए हैं, उनको अपना लिपिड प्रोफाइल, अपने जो न्यू मार्कर्स कुछ आए हैं जैसे कि होमोसिस्टीन लेवल्स या एलपीएल लेवल्स, जो आपके जो डॉक्टर्स हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो सजेस्ट करेंगे, वो कराने चाहिए। अगर वो बढ़े हुए हैं तो उनका त्वरित समाधान, त्वरित इलाज करना चाहिए। हमें एक एडिक्वेट बॉडी वेट रखना चाहिए। हमें जो खाने पीने में हमें एक टाइम फ्रूट्स और टोटल कैलोरी इनटेक को रेगुलेट करना चाहिए। इस तरीके से हम काफ़ी लंबे समय तक बिना हार्ट अटैक के जी पाएंगे। हमें रेगुलर फॉलोअप्स में हमें देखना है, कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, एलडीएल होता है, वो 80 से कम होना चाहिए। जो हमारा शुगर्स है, वो फास्टिंग शुगर, वो भी हमारा नियमित रूप से कंट्रोल होना चाहिए। जो हमारी मोटापा है, खास करके जो girth है, एब्डोमिनल गर्थ, वो 80 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको रेगुलरली ध्यान देना है। अगर आपका पल्स रेट 80 से ज़्यादा है तो ये भी एक सूचक है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए हमें इसको नियंत्रित रखना चाहिए, रेगुलर फॉलोअप्स करने चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके घर में आपके फादर की वॉइस एक पर्टिकुलर टाइप की, तो आपकी भी वॉइस वैसी होती है। आपके जो हेयर्स हैं, अगर वो रिसीड करते हैं तो आपके फादर के रिसीड करें तो आपके भी रिसीड करें। तो हर चीज़ में हम अपने फैमिली को फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स को हम बीट नहीं कर सकते, हम जेनेटिक्स को बदल नहीं सकते। जो चीज़ हम बदल सकते हैं वो हम अपने हेल्थ पैरामीटर्स बदल सकते हैं, अपना रहना खान पान, रहन सहन बदल सकते हैं, तो वो हम बदलें। जी एक बहुत फेमस कहावत है कि जेनेटिक्स इन इंडियन हैव लोडेड गन्स, मतलब जेनेटिक्स इंडियन में लोडेड हैं जो कि हार्ट अटैक करते हैं। अब ट्रिगर हमारे ऊपर है, एनवायरमेंटल ट्रिगर जैसे होता है खाना पीना, रहना पीना, तो ट्रिगर हमारे ऊपर है। हम कब वो बटन या ट्रिगर दबाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जी सर, एंजाइना पेन ये क्या होता है और कब होता है? एंजाइना एक टर्म है जो हार्ट के कारण, जो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज के कारण जो दर्द होता है, उसको हम एंजाइना पेन कहते हैं। ये आमतौर पे जब कुछ हार्ट की नसें सिकुड़ जाती है, इस कारण से ये दर्द होता है। अब ये दर्द इनिशियली तो हमारा, जैसे हम 5 किलोमीटर चलते हैं तो हम उस 5 किलोमीटर के दौरान सपोज़ 50 मिनट में चल पाते हैं, लेकिन वो चीज़ हम बढ़ा के 60 कर देते हैं। चलने में दर्द होना ये एंजाइना होता है, और रुक जाते हैं तो वो रुक जाता है। धीरे करके हमारी जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती जाती है तो ये जो हमारी चलने की क्षमता वो कम होती जाती है, और फिर एट रेस्ट भी एंजाइना होता है। जब एट रेस्ट एंजाइना होता है इसको अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं, और ये एक ऐसा सूचक है जो कि आपका मतलब हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो समबडी जिसको दर्द चलने में हो रहा था, वो बैठे बैठे दर्द होने लगा, तो उसको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, ईसीजी कराना चाहिए और डॉक्टरों से परामर्श लेना चाहिए। जी बिल्कुल। एंजाइना पेन की बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि मुझे गैस है, मुझे गैस है, मुझे मस्कुलर पेन है, ऐसा नहीं है। अगर आप 40 साल से ऊपर हैं, आपको शुगर है, आपकी फैमिली में हार्ट अटैक है, तो जॉ से नीचे और नाभि के ऊपर, मतलब बिलो द जॉ एंड अबाव द अम्बिलिकस, कोई भी डिस्कम्फर्ट हो, कोई भी अनकंफर्टेबल फीलिंग हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपने पहले कभी महसूस नहीं करी हो, तो ये एंजाइना हो सकता है। कारण यह है कि इसका इम्पोर्टेंस ये है कि गैस है या मस्कुलर पेन है या लंग के फेफड़ों के कारण कुछ पेन है, तो ये जान नहीं लेता, लेकिन जो हार्ट का दर्द है ये जान ले सकता है।
तो एनीथिंग विच ब्रिंग्स अबाउट, कोई एक्टिविटी के साथ आपको डिस्कम्फर्ट होता है जॉ से नीचे और अम्बलाइकस के ऊपर, तो एंजाइना हो सकता है। आप अपने पास के डॉक्टर से या आपके फैमिली डॉक्टर से मिलें और जो रेगुलर वो एडवाइस करें, चेकअप्स कराएं और उसका इलाज करवाएं। जी डॉक्टर साहब, सांस फूलने की दिक्कत भी होने लगती है, जैसा कि कई बार हमने देखा है कि अचानक से ऐसा लगता है कि फ्लोर या लंबी दूरी चलने के बाद भी हांफने लगते हैं लोग। तो अभी एक ही मंजिल उतरते हैं या चढ़ते हैं तब भी सांस फूलने लगती है, तो क्या इसे भी हम हार्ट अटैक का लक्षण ही माने, हमारा सांस फूलना या थकान होना? अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के, जैसे कि शुगर है, घर में फैमिली में हिस्ट्री है, ब्लड प्रेशर है, आप मोटे हैं, आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो ये सांस फूलने की बीमारी, खास करके डायबिटिक पेशेंट में जो चलने में सांस फूलती है या बैठे बैठे सांस फूलती है, ये एंजाइना या हार्ट अटैक का सूचक हो सकता है। क्योंकि डायबिटीज़ में नसें भी इफ़ेक्ट हो जाती हैं, जिस कारण से वो दर्द को महसूस नहीं करती। तो जब वो दर्द को महसूस नहीं करती तो इसलिए हमें दर्द नहीं होता, सांस फूलती है। क्योंकि हार्ट की पंपिंग कम होती है जब भी एंजाइना होता है या जब भी हार्ट अटैक होता है, तो हम थोड़ा भी चलेंगे तो सांस फूलेगी। खास करके डायबिटिक पेशेंट में सांस फूलना एक एंजाइना का परिचय हो सकता है। दूसरे जो कारण हैं जो सांस फूलने के, वो लंग से होते हैं, कुछ निमोनिया हो या और कोई बीमारी हो लंग में, उससे भी हो सकते हैं। बट जो हार्ट का सांस फूलने की कारण होता है वो, उसमें कई बार हमारे लीवर में सूजन आ जाती, कई बार हमारे पैर में सूजन आ जाती, जब हम लेटते हैं तो ज़्यादा सांस फूल जाती है। ऐसा बहुत कम डिजीज़ में होता है। तो जब भी आप बैठे हैं और लेट जाएं और लेटने के बाद सांस फूले, तो ये हार्ट अटैक का साइन हो सकता है। क्योंकि हार्ट अटैक में पंपिंग कम होती है, जिस कारण से हम जो लंग से जो ब्लड हार्ट में जाता है वो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो और जैसे ही हम लेटते हैं तो ब्लड जो पानी है फेफड़ों में भरा हुआ वो ऊपर आ जाता है, तो इस कारण से हमारी सांस फूलने लगती है लेटे लेटे। तो डायबिटिक पेशेंट में लेटे लेटे अगर सांस फूल रही है तो ये हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का सूचक है। जी डॉक्टर साहब, यदि हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले तो लोग ये डर जाते हैं कि कहाँ जाएं और क्या वास्तव में इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है और हम पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये जो भ्रांतियां हैं ना हार्ट अटैक को लेकर, लोग जो पहले से डर जाते हैं, तो क्या नई तकनीक आ चुकी है, कैसे हम इसमें आज आसानी से मरीज को स्वस्थ कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक आया है तो जो सबसे पास का अस्पताल हो वहाँ चले जाएं। कोई सबसे अच्छा अस्पताल ढूंढेंगे तो हो सकता है लेट हो जाए। जी। सबसे पास के अस्पताल में जाके आप डॉक्टर को दिखाएं, ईसीजी कराएं। ईसीजी में अगर प्रॉब्लम्स हों तो उनकी सलाह लें, उनकी जो दी हुई दवाई है वो कराएं। थोड़ा सा अगर वो स्टेबलाइज करके या फिर आपको आपके जो हायर सेंटर्स हैं जहाँ पे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की सुविधाएं अवेलेबल हैं वो वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले नियरेस्ट मेडिकल सेंटर जो कि आपके घर के पास हो वहाँ जाना चाहिए, या जहाँ पे भी आप ऑफिस के पास जो भी हो वहाँ जाना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फला डॉक्टर के पास जाएं या फला हॉस्पिटल जाएं, क्योंकि बेस्ट इज़ एनिमी ऑफ गुड। तो हमें बेस्ट नहीं ढूंढना है, हमें पास का ढूंढना है। बिकॉज टाइम इज़ एसेंस, टाइम इज़ मसल। यानी कि जितना समय इलाज में लगता है हार्ट अटैक के, उतने समय उनकी हार्ट मसल मरती जाती है। तो जितनी जल्दी हमें प्रॉपर इलाज मिलेगा उतनी जल्दी हम हार्ट अटैक की मसल्स को बचा पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हार्ट इज़ मसल, मतलब टाइम इज़ मसल कहते हैं। जी। तो ये है। दूसरी चीज़, नई जो तकनीकें हैं वो ये है कि जैसे आपको हार्ट अटैक पता चलता है उसके आधे घंटे के भीतर हम पेशेंट को कैथ लैब में ले लेते हैं। कैथ लैब में जब हम एंजियोग्राफी करते हैं, जो हार्ट की नस बंद होती है उसको खोल लेते हैं। इसकी सक्सेस रेट अराउंड 95 to 98% है आज के परिप्रेक्ष्य में। और जो एक खून पतला करने की दवाइयाँ देते हैं जिसको क्लॉट बस्टिंग मेडिकेशंस कहते हैं जी। इनकी जो सक्सेस रेट जो नए हैं उनके अराउंड 60 से 65% है। तो अगर समय है, अगर 2 घंटे से कम में आप कोई ऐसे अस्पताल जहाँ पे एंजियोप्लास्टी हो सकती है वहाँ पहुँच सकते हैं तो आप वहाँ जाइए। अदरवाइज एक और जुमला कहते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिप एंड शिप। ड्रिप से वो खून पतला करने की दवाइयाँ लगाएं, थोड़ा स्टेबलाइज हो, और शिप मतलब कि आप नियरेस्ट जहाँ पे एंजियोग्राफी केपेबल हॉस्पिटल है वहाँ चले जाएं। तो ये भी एक तरीका है जिसको हम फैसिलिटेटेड थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। सर, एक सवाल और भी है कि लोग मरीज जो नस बंद होती है उसको, हाँ, मरीज की जुबान पर एक दवाई भी रखी जाती है,
ऐसा कहा जाता है कि उससे थोड़ा स्टेबल हो जाता है, क्या ये इसमें सच्चाई है और वो कौन सी दवाई होती है? एक्चुअली ये एक सॉर्बिट्रेट करके एक गोली आती है जिसको नाइट्रेट्स होती है, ये जबान के नीचे रखने से ये तुरंत अपने ब्लड में जाती है और ब्लड में जाने के बाद वो अपने हार्ट की नसों को डायलेट करती हैं। तो ये एंजाइना में काफ़ी कारगर होती है, बट हार्ट अटैक में क्योंकि आर्टरी 100% बंद है तो उतना कारगर नहीं होती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसे पेशेंट जिनमें बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर है, ब्लड एकदम जैसे 90 सिस्टोलिक या कम है रक्तचाप, तो उसमें ये दवाई देने से चक्कर आ सकते हैं, बीपी कम हो सकता है। तो ये भी गोली अनटिल अनलेस कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हो, आपको डॉक्टर ने देखा हो, उसके बाद लें तो ज़्यादा बेटर है। या जिनका पहले हार्ट अटैक हो चुका है या कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है जिनके कारण डॉक्टर ने कहा है कि अगर प्रॉब्लम हो तो ये ले लीजिएगा, तो वही न लें, अदरवाइज़ वो जबान के नीचे वाली गोली ना लें। उससे अच्छा है एक एस्पिरिन की गोली, डिस्प्रिन जो होती है, उसको पानी में घुला के ले सकते हैं। बट जो नाइट्रेट्स है ये बीपी कम कर सकती है, तो आजकल हम उसको ऐसे प्रिस्क्राइब नहीं करते, हम सलाह नहीं देते कि वो लें बिना डॉक्टर को दिखाएं। जी डॉक्टर साहब, आप चलते चलते हम चाहेंगे कि वर्ल्ड हार्ट डे पर आपका क्या संदेश है हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, वर्ल्ड हार्ट डे एक दिन हम मनाते हैं 29 सितंबर को। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारी जो मृत्यु की 30% मृत्यु, जो टोटल मृत्यु होती है, 30% हार्ट अटैक्स के कारण होती है। जो इंडिया में जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो 10 साल छोटे एजेस में होते हैं, और ये अराउंड लगभग 50 साल के होते हैं, जो अपने कमाने के और सेटलमेंट के प्राइम पे होते हैं, जिनके ऊपर माँ बाप का दारोमदार रहता है और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो ये एक बहुत ही फ्रूटफुल लाइफ होती है जो कि पूरा एक फैमिली को बनाती है। इस कारण से मैं ये चाहूँगा कि आप लोग अपने हार्ट का रेगुलर 30 साल के बाद रेगुलरली इलाज कराएं। अपने मापदंड जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, आपकी वेट, इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रखें और रेगुलरली नियमित व्यायाम करें। 1 कटोरी फल रोज खाएं और मेडिटेट करें और 7 घंटा खूब नींद लें, और इस तरीके से आप अपने हार्ट अटैक को अपने से दूर रख पाएंगे। जाते जाते एक ही बात बोलूँगा, जब भी आप देखते हैं अपने हेल्थ के बारे में सोचेंगे तो अपने चाचा, मामा, दादा, फादर, मदर, इनको देखें, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको वहाँ तक नहीं पहुँचाएगी। सिर्फ आप ही इस चीज़ को रोक सकते हैं। अगर उनको बीमारी है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज़ है, तो आपको भी होना तय है। आप अपने जीवन शैली को बदल के, ये हो सकता है कि आप उसको डिले कर सकें ताकि आप लंबे समय तक बिना हार्ट अटैक के जी पाएँ। तो ये ज़रूरी है अपने माँ बाप के बारे में सोचना, देखना और उनका इलाज कराना और अपने आप को बचाना। इस वर्ल्ड हार्ट डे में मेरा यही एक संदेश रहेगा, माँ बाप को देखें और अपने आप को देखें। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, ये संदेश देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि आज की बातचीत से आपने सबक तो जरूर लिया होगा और जो जानकारी आप तक पहुंची है आप दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा और थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।